चलो। प्रतीमत इव ध्वंसातिमतोऽपि कालस्य अत्यन्ताभावत्वे विरोधात् अन्यथा अत्यन्ताभावस्य कालमात्रा वर्तित्व प्रसंगात्। ठीक है, तो नवीनों ने समाधान दिया कि कालो गोमान गोत्वात्, ये तो यहाँ पर गोत्वाधिकरण जो प्रलय काल है उसमें गवात्यंता भाव के रहने में कोई विरोध नहीं है। प्रत्येक मत एव ध्वंसादि मतों भी काल से अत्यंताभावत्वे अविरोधात्, तो गवात्यंता मिल जाएगा तो साध्याभाव लक्षण हो जाएगा, तो कोई दोष नहीं है। उसका परिष्कार करने की, संसर्ग आदि की प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो कहा कि क्या प्रमाण है कि रहता है, विरोध है उसमें, तो कहा यदि विरोध मानेंगे तो अत्यंताभाव से काल मात्रा वृत्तित्व प्रसंगात, अत्यंताभाव किसी भी काल में रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रतियोगी मत काल में भी नहीं रहेगा, ध्वंसादि मत काल में भी नहीं रहेगा, और प्रागभाव मत काल में भी नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा फिर? कहीं भी नहीं। काल मात्रा वृत्तित्व प्रसंग, काल मात्रा में न रहने की आपत्ति आएगी, उसका विरोध मान लेंगे तो ध्वंस और प्रागभाव के साथ, प्रतियोगी के साथ है। अतः जबकि त्रिकालिक है इसलिए विरोधी नहीं है। ठीक, जागर इसमें ननु प्रत्ययोगी मत इव इति अप्रसिद्धम तत्तद अत्यंताभावानुपगमात् अतः अन्यथा इति। हाँ, कहते हैं आपने जो दृष्टांत दिया प्रतियोगी मत एव, प्रतियोगी मत काल में जिस प्रकार अत्यंताभाव के रहने में कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार ध्वंसादि मत काल में भी अत्यंताभाव के रहने में कोई विरोध नहीं है। तो ये जो कथन है ये अपने आप में दृष्टांत असिद्ध है। प्रतियोगी मत काल में अत्यंताभाव के रहने में तो विरोध यही है, समझ में आया? तो जब दृष्टांत ही असिद्ध है तो उसके द्वारा ध्वंसादि मत काल में कैसे आप अत्यंताभाव को सिद्ध कर सकते हैं? ये किसी ने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर देते हैं अन्यथा, यदि उसको नहीं मानेंगे प्रतियोगी मत काल में अत्यंताभाव का विरोध है, प्रतियोगी मत काल में अत्यंताभाव का विरोधी मानेंगे तो है ना, उसकी त्रैकालिक तीनों काल में किसी भी काल में उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी। अन्यथा इति गवात्यंताभावा सत्य इत्यर्थः। हाँ, गवात्यंताभावा सत्य, प्रत्येक मत काल में गवात्यंताभाव के न रहने पर ऐसा मानेंगे तो अत्यंताभावस्य इति गोत्वादिना गवादेहि अत्यंताभावस्य इत्यर्थः। अब ये जो आपत्ति दिया उसको थोड़ा संकुचित करना है। आपत्ति तो ये दिया कि क्या कहा? अन्यथा अत्यंताभावस्य कालमात्रा वृत्तित्व प्रसंगात्, अत्यंताभावस्य कालमात्रा वृत्तित्व प्रसंगात् कहा, अत्यंताभाव सामान्य की बात की। ठीक, किंतु कहते हैं कि यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि प्रतियोगी के साथ, ध्वंस के साथ, प्रागभाव के साथ अत्यंताभाव का विरोध है, तो प्रश्न आएगा कि अत्यंताभाव तो किसी भी काल में नहीं रहेगा, काल मात्रा वृत्तित्व की आपत्ति आएगी। तो अत्यंताभाव सामान्य की बात नहीं करनी है, विशिष्ट कुछ कुछ ऐसे अभाव होते हैं वो काल में रह जाएंगे। प्रतियोगी मत काल, प्रतियोगी आदि के साथ विरोध मानने पर भी, प्रतियोगी मत काल में अत्यंताभाव नहीं रहता ऐसा मानने पर भी कुछ अत्यंताभाव काल में रह जाएंगे। जैसे अच्छा, जो निषेध किया तो उनका गोत्वेन गवाह भाव का निषेध करना है ना, गोत्वेन मतलब गौ नास्ति, ये जो अत्यंताभाव है गोत्व विशिष्ट गौ नास्ति, ये अभाव हमने लिया। अब ये अभाव रहेगा कब? पूर्व में गौ की उत्पत्ति के पूर्व में प्रागभाव है, उत्पत्ति होने के बाद प्रतियोगी है, बाद में ध्वंस है। अब तीनों काल में तो विरोध रह जाएंगे, तो तीनों काल में गवात्यंता भाव की, गोत्व विशिष्ट गवात्यंता भाव के न रहने की आपत्ति आएगी। ठीक, तो ये उन्होंने व्याख्या किया एक प्रकार से, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तो उसका देंगे उदाहरण। तेन गोत्वादिन गवादे अत्यंताभावस्य इत्यर्थः। तेन गगनाद्यभावस्य गो विशिष्ट गोत्ताद्यभावस्य वा प्रलयवृत्तित्वेपि नक्ष्यति। हाँ ठीक है, नहीं तो गगना भाव ले लो। अब देखो गगना भाव जो है, गगना भाव का प्रतियोगी गगन हो गया, तो गगन किस काल में रहेगा? किसी भी काल में नहीं रहता ना, गगन का अधिकरण कोई है नहीं, उसका प्रतियोगी मत काल भी नहीं है, किसी भी काल में गगन नहीं रहेगा, गगन का कोई आधार ही नहीं, अवृत्ति पदार्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा? अब गगना भाव सृष्टि काल में भी रहेगा ना, ये प्रलय काल तक वो भाषा में गवाह भाव को लेकर गए हो। ठीक है, तो गगना भाव को तो सामान्य रूप से अन्वय करना है। गगना भाव तो तीनों काल में, क्योंकि उसका प्राग भागवत काल भी नहीं है, कोई गगन का ध्वंस भी नहीं होना है, तो गगन का प्रतियोगी तो, गगना भाव का प्रतियोगी तो है किंतु रहेगा नहीं, तो तीनों काल में क्या रह जाएगा? तो गगना भाव तीनों काल में रह जाएगा। और
गो विशिष्ट गोत्तादि हाँ, गो विशिष्ट गोत्व का अभाव, गो विशिष्टम गोत्वम नास्ति अभाव ले लो, ठीक। और प्रलय काल में गो विशिष्ट गोत्व है नहीं, गोत्व तो है किंतु गो विशिष्ट गोत्व नहीं है, गो नहीं है तो गो विशिष्ट गोत्व नहीं रहेगा। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो गो विशिष्ट गोत्व का ध्वंस काल है, प्रलय में गो विशिष्ट गोत्व का ध्वंस हो गया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कर सकते। ध्वंस का नाश, गोत्व का नाश नहीं हुआ है, इसलिए दो ध्वंस उसमें है नहीं और प्रतियोगी भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर गो विशिष्ट गोत्वात्यंता होकर रहने में कोई विरोध नहीं है। समझ में आई बात? तो अत्यंताभावस्य काल मात्रा विद्युत प्रसंगाद उन्होंने जो कहा है ग्रंथकार ने, तो अत्यंताभाव का अर्थ लेना चाहिए। गोत्वादि न गवादि अत्यंत। हाँ, मतलब ऐसा अभाव जैसा अभाव का जो प्रतियोगी है उसका परागभाव भी मिलता हो, प्रतियोगी भी किसी अधिकरण में रहता हो, उसका ध्वंस भी किसी अधिकरण में रहता हो, तो इस तब जा कर के तीनों काल में उस तार्य अभाव की न रहने की आपत्ति हमको देनी है, अत्यंताभाव से काल मात्रा विद्युत प्रसंगात शब्द से, ठीक। तेन गगनाद्य भावस्य गो विशिष्ट गोत्ताद्य भावस्य वा प्रलय वृत्तित्वे नक्षति कालमात्र इति तत्र गवात्यन्ताभावस्य दैशिक विशेषणतया कालमात्रा वृत्तित्वं प्राच्यैः इष्यते एव। एक उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, नवीनों ने तो आपत्ति दिया, कालमात्र अत्यंताभावस्य कालमात्रा वृत्तित्व प्रसंगात कह दिया, किंतु कहते हैं तो जो प्राचीन है उनको आपत्ति इष्ट है, वो इष्टापत्ति है, वो क्या मानते हैं कि स्वरूप संबंध से गवात्यंता भाव काल मात्र में नहीं रहेगा, गो विशिष्ट जो गवात्यंता भाव है वो नहीं रहेगा, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, इष्ट वो मानते हैं, क्योंकि वो प्रतियोगी मत काल में मतलब विरोधी है, अत्यंता भाव का विरोधी प्रतियोगी है, ध्वंस और प्रागभाव है, अतः तीनों काल में गवात्यंता भाव नहीं, गो विशिष्ट गोत्व नहीं, गोत्व विशिष्ट गवात्यंता भाव तीनों काल में नहीं रहेगा, वो इष्ट है, वो आपत्ति हम जो दे रहे हैं नवीन दे रहे हैं वो इष्टापत्ति है उनके लिए। समझ में आई बात? तो प्रश्न यह आएगा, तो वो भी तो नित्यता मानते हैं, सदातन तो व्यवहार तो होता है, तो कैसे होगा सदातन, कैसे होगा जब एक किसी भी काल में नहीं रहेगा, तो सदातन का अर्थ क्या होता है ना, हमेशा तीनों काल में रहना, और आप कहते हैं तीनों काल में है ना रहेगा नहीं, इष्ट है आपत्ति को, तो ये दोनों तो विरुद्ध बात हो गई। तो कहते हैं सदातनत्व का जो व्यवहार होता है वो सदातनत्व व्यवहारस्य कालिक विशेषणतैव संभवात्। हाँ, कालिक विशेषणता संबंध से सदातनत्व व्यवहार लेना है, अत्यंताभाव कालिक संबंध से तीनों काल में सर्वदा रहता है। समझ में आई बात? ये प्राचीनों का स्पष्टीकरण हो गया, ठीक। मूल में इयांस्तु विशेषः यद एकस्य देशभेदावच्छिन्नं तथात्वम् अपरस्य तु स्वरूपावच्छिन्नमिति देशे कालस्य व कालेपि देशस्य अवच्छेदकत्वात्। तो ये वस्तु विशेष है, इतना यहाँ पर विशेष है, थोड़ा सा विशेष है, थोड़ा भेद है, मतलब यहाँ पर समझना चाहिए, इतना तात्पर्य है, ठीक। तो क्या विशेष है, क्या समझना चाहिए? तो कहा देखो, आपने तो क्या कहा कि प्रत्येक मत काल में भी अत्यंताभाव रहता है, ऐसा कहा, प्रत्येक मत एवं कहा ना, उसी को दृष्टांत बनाया। प्रत्येक मत काल में जैसे अत्यंताभाव के रहने में कोई विरोध नहीं है, वैसे ध्वंसात्मक काल में अत्यंताभाव के रहने में विरोध नहीं, आप बोल रहे हो। तो प्रत्येक मत काल में जब अभाव रहता है ऐसा कहोगे, तो गोमत जो काल है उसमें गौ नास्ति है ना, मतलब अथवा मान लो गोत्वमत जो काल है उसमें गोत्वम नास्ति भाव लेंगे, गवावच्छेदेन ले लेंगे, समस्या वहाँ मतलब प्रश्न वहाँ करना, गवावच्छेदेन इदानीं गोत्वम नास्ति, ये प्रतिथि भी प्रमा हो जाए, गवावच्छेदेन इदानीं गोत्वम नास्ति, क्योंकि गोत्वमत काल में गोत्वात्यंता भाव के रहने में आप विरोध नहीं मानते, तो गवावच्छेदेन इदानीं गोत्वम नास्ति, ये प्रतिथि भी प्रमा हो जाए, ये समस्या हुई, ये प्रश्न आएगा ना, ठीक है। कपालावच्छेदन इदानीं घटः नास्ति, ये प्रतिथि हो जाए, घटात्यंता की प्रतिथि कपालावच्छेदन काल में, तो ऐसा कोई आपत्ति न करे वो प्रत्येक मत एवा को लेकर के, इसलिए उन्होंने थोड़ा उसको संशोधित किया, व्याख्या किया, उसकी स्वयं व्याख्या कर रहे हैं दीर्घकार कि यहाँ से विशेषः यद एकस्य प्रत्येक मत कालस्य, जो प्रत्येक मत काल है उसमें जो अत्यंताभाव रहेगा, तथा तो मैंने अत्यंताभाव वो देश भेदावच्छिन्नं भवति, प्रत्येक मत काल में अत्यंताभाव तो रहता है किंतु वो देश भेदावच्छेदन रहेगा, तो देश भेद मतलब प्रतियोगी नदीकरण देश, ठीक है। तो जैसे गोत्व वर्तमान काल में है
और वर्तमान काल में गोत्व का अभाव भी है, दोनों रहेगा। किंतु गोत्व का जो अत्यंताभाव रहेगा वर्तमान काल में, गोमत काल में, वो प्रतियोग नदीकरण देशावच्छेदन महिष्यादि अवच्छेदन इदानीं गोत्वम नास्ति, ये प्रतीति होगी। ठीक है। तंतोवच्छेदन इदानीं घटः नास्ति, तंतोवच्छेदन घटवत जो काल है, घटाधिकरण जो काल है, उसमें घटात्यंताभाव के रहने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आया? एक अस्य प्रतीकमतः कालस्य, प्रत्येक में जो काल है उसमें जो तथात्म अत्यंताभाव देश वेदावच्छिन्नम भवति, प्रत्येक नदीकरण देशावच्छेदन तिष्ठति इति विशेषः इति ज्ञेयः देयः। ठीक। अपरस्य तो, अपरस्य मतलब हुआ जो ध्वंसादिमत जो काल होंगे, एक तो प्रतिमत काल हुआ, अपरस्य मतलब ध्वंसादिमत काल और परागभावमत जो काल, दोनों को ले लेंगे। तो ध्वंसादिमत जो काल है वहाँ भी तो अत्यंताभाव रहेगा, तो वहाँ जो अत्यंताभाव रहेगा वो स्वरूपावच्छिन्नम, वो स्वरूपतः रहेगा, अर्थात किंचित अवच्छेदन रहेगा नहीं, अर्थात वो निरवच्छिन्न होकर के रहता है, व्यापवृत्ति होगा। समझ में आया? इतना तो बात हुआ कि प्रत्येक मत काल में भी अत्यंताभाव रहेगा, और उसी प्रकार ध्वंसादिमत काल में भी अत्यंताभाव रहेगा। तथापि उसमें और विशेष है कि प्रत्येक मत काल में जो अत्यंताभाव रहता है वो देश वेदावच्छेदन रहेगा, अर्थात वो अव्यापवृत्ति होगा। किंचित अवच्छेदन रहेगा, किंचित अवच्छेदन प्रत्येक, ये अन्य अवच्छेदन अभाव है। एक ही काल में तो प्रत्येक समान अधिकरण हो जाएगा, किंतु ध्वंसादिमत काल में जो अत्यंताभाव रहेगा हाँ स्वरूप संबंधित रहता ही, स्वरूपतः रहेगा, निरवच्छिन्नम व्यापवृत्ति होकर के रहेगा। ठीक। हाँ। अपरस्यतु स्वरूपावच्छिन्नम तथा आत्म में अनुकरण अत्यंताभावः स्वरूपावच्छिन्नम स्वरूपतः तिष्ठति निरवच्छिन्नम, है ना? तेन देशे कालस्यैव कालेपि देशस्य अवच्छेदकत्वात्। तेन है देशे कालस्य के ऐसे है ना, मतलब इस बात को पुष्टि कर रहे हैं। देशे कालस्य व कालेपि देशस्य अवच्छेदकत्वात्। हाँ, देश में देश वृत्तता में जैसे काल अवच्छेदक होता है, नहीं देशे कालस्य भी लिखा है क्या? देशे कालस्यैव हाँ, देशे कालस्यैव, देश वृत्तता में काल जैसे अवच्छेदक होता है। यहाँ पर जो, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो उदाहरण बना रहे हैं, काल को अधिकरण बनाकर देश का अवच्छेदक बना रहे हैं ना, तो दृष्टांत जो दे रहे हैं तो विपरीत क्रम से दे रहे हैं। तो देशे कालस्यैव काले भी देश से अवच्छेदकत्वात्, जब कोई वस्तु देश में रहे तो वहाँ पर काल अवच्छेदक होता है। किंचित कालावच्छेदन वस्तु है और अन्य कालावच्छेदन उसी अधिकरण में वस्तु का है ना। क्या उदाहरण है? एक ही अधिकरण में, देश रूप अधिकरण में है ना, काल रूप अवच्छेदक की वजह से वस्तु है, उसका अभाव भी है। इसका उदाहरण क्या है? है ना, नेदानीम गृहे गौ, इदानीम गृहे गौ नास्ति, है ना। इदानीम गृहे गौ नास्ति मतलब हाँ, उसमें गौ में, गृह में गौ का निषेध नहीं किया जा रहा है, वर्तमान कालावच्छेदन निषेध किया जा रहा है। समझ में आया? घर में गाय तो है, इस काल में नहीं। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि गाय को, घर को गाय का अधिकरण बनाना चाहते हैं कि उसका निषेध कर रहे हैं? हमारे पास तो गाय यही है, हम गाय की सत्ता अपने मेरे घर में गाय है यही बताना चाहते हैं, किंतु निषेध, फिर भी निषेध हो रहा है। किसके लिए? क्यों? ये तो कालावच्छेद है ना, और सुबह प्रातः थी, शाम को भी होने वाली है। तो घर में गाय है किंतु अभी नहीं, हम निषेध कर रहे हैं। ऐसा हम निषेध नहीं कर रहे हैं, अभी गाय तो है लेकिन हमारे घर में नहीं है, ऐसा तात्पर्य है? ऐसा हो सकता है, अभी ऐसा तात्पर्य है? ऐसा तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने कहा भाई पैसा है कि नहीं, गाय है क्यों नहीं, इतना है, खर्चा करो, तो वो तो अम्बानी का है, हम कहाँ से कर लेंगे? घर में गाय है, बाहर गया है, तब भी तो प्रयोग करते हैं कि घर में नहीं है। हाँ, निषेध तो दोनों का हो रहा है। अभी घर में भी नहीं है और कालावच्छेदन नहीं है, काल में भी नहीं है, दोनों जगह नहीं है, इसलिए निषेध हो रहा है। लेकिन एक को अधिकरण बनाना है, एक को अवच्छेदक बनाना है, उसका निर्णय करना हमको। तो जहाँ हमको रखना है उसको, वो क्या होगा? अधिकरण होगा। और हम निषेध काल अंश में निषेध कर रहे हैं, देश अंश में निषेध नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो उसको हमने क्या किया है? अवच्छेदक बनाया। जो है उसको हम काटते हैं ना कैंची से, तो जो काटने वाला है वही अवच्छेदक होता है। समझ में आया? तो काल को हम सीमित कर रहे हैं, काल सुबह थी, शाम को भी होने वाली है, अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन घर में तो हमेशा ही है, हमेशा ही है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए नहीं है ना, तो वो काल उतने को काट रहा है। तो यहाँ अवच्छेदक कौन बन रहा है? काल बन रहा है। देश का अवच्छेदक यहाँ पर नहीं बनाना है। देश का अवच्छेदक बनाने वाला उदाहरण तो अभी आएगा, प्रकृति में तो देश के अवच्छेदक बनाने वाले उदाहरण को ले रहे हैं, लेकिन दृष्टांत यहाँ बनाया काल का अवच्छेदक बना करके। समझ आया?
गवाह भाव गोत्व तो गवाह भाव तो हमेशा ही है, उसके लिए तो काल का अवच्छेदक बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? तो क्या हुआ? देशे कालस्य देशे कालस्यैव, तो देश को है ना, देश में जब देश वृत्तिता में, हाँ देश में जब अत्यंताभाव रहता है काल अवच्छेदक वहाँ काल अवच्छेदक होता है जैसे, तो ये मान्य है, इसलिए उसको दृष्टांत बनाया। उसी प्रकार से कालेपि देशस्य अवच्छेदक, हाँ काल में भी जब वस्तु रहता है, जैसे यहाँ पर अभी कहने वाले हैं कि अत्यंताः वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में जैसे कि हाँ ठीक है, मान लो घटाभाव ले लेते हैं, घटाभाव वर्तमान काल में है किंतु तंतुवच्छेदन है, तो काल को तो अधिकरण बनाना है किंतु अवच्छेदक बनाना है तंतु को, देश को, है ना। तंतुवच्छेदेन इदानीं घटाभावः, ऐसा इदानीं घटाभाव केवल कहो तो फिर वो कपालावच्छेदना भी घटाभाव प्रतीति होने की आपत्ति आई। इदानीं तंतुषु न घटः, तो इसका अर्थ क्या है? एतत्काले तन्तवच्छेदेन घटाभावः, एतत् काले तंतुवच्छेदन घटाभावः, इसको उल्टा कर दो, पहले आई थी चर्चा, क्या कर दो यहाँ पर भी तन्तो एतत् काल को ही अवच्छेदक बना दो, काल एव अवच्छेदक भवतु, देशस्य कालवृत्तितायाम् अवच्छेदकत्वे मानः। चलो देशे कालस्य व कालेपि देशस्य अवच्छेदकत्वात्, हाँ, तो क्या हुआ कि इसलिए तो काल की अवच्छेदकता तो निश्चित है, देश में, देश वस्तु कोई देश में रहे तो काल अवच्छेदक होता है, जैसे उसी प्रकार कालवृत्तिता में देश की तो काल में जब कोई वस्तु रहे तो वहाँ देश की आवश्यकता भी माननी चाहिए। अतः प्रत्येक मत काल में अत्यंताभाव रहता है, तो ऐसा हमने कहा है, किंतु देश वेदावच्छेदेन, देश वेदावच्छिन्नं तथात्वम्, ठीक। तत्शून्ये च काले तदभावस्य प्रत्ययविधिकरणत्वात्, हाँ, अब जब शून्य काल है तो दोनों से मत काल शून्य काल होगा, अखंड प्रलय हुआ, वहाँ तो प्रतियोगी है नहीं गो, तो वहाँ जो गवात्यंताभाव रहेगा वो व्यापवृत्ति होकर के रहेगा, किंचित अवच्छेदन रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ देश अवच्छेदक नहीं बनाना है। प्रत्येकमत काल में अत्यंताभाव रहेगा तो देश वेदावच्छेदेन, ध्वंसादिमत काल में अत्यंताभाव रहेगा तो निर्वच्छिन्न होकर के रहेगा, ठीक। जागरिष्य में ननु प्रत्येगिमत्यपि काले तदत्यन्ताभावसत्त्वे गवाद्यवच्छेदेन इदानीं गोत्वं नास्ति इति प्रतीति कथं न स्यात्। हाँ है ना, हो गया। प्रत्येकमत काल में भी अत्यंताभाव यदि रहता हो तो गवावच्छेदेन इदानीं गोत्वं नास्ति इति प्रतीति कथं न स्यात्। अतः यास्तु इति हाँ। एकस्य अर्थात् प्रत्येकमतः कालस्य, ठीक है, प्रत्येकमतस्य काल, प्रत्येकमतः कालस्य, देशभेदः प्रत्येकनधिकरणदेशः, ठीक है, प्रत्येकनधिकरणदेशः, तथात्वम् अत्यन्ताभावत्वं, हाँ तथात्वम् अत्यन्ताभावत्वम् अत्यन्ताभावः, अपदस्य अर्थात् ध्वंसादिमतः कालस्य, हाँ ठीक। स्वरूपावच्छिन्नम् इति यस्य यद्रूपम् अधिकरणतावच्छेदकं तदवच्छिन्नम्, हाँ, यस्य यद्रूपम अधिकरणता अवच्छेदकम, जैसे मान लो हम कहेंगे कि रूप जो है पृथ्वी में है तो व्यापवृत्ति है, तो हम क्या कहेंगे? पृथ्वीत्वावच्छेदन रूपे कहेंगे। तो पृथ्वीत्वावच्छेदन पृथ्वी में रूप कहें है, ऐसा कहने का अर्थ हम वहाँ पृथ्वीत्व का अवच्छेदक नहीं बना रहे हैं, अधिकरणता अवच्छेदक जो होगा उसी को हमने अवच्छेदक बना दिया। यही वृक्षत्वावच्छेदन कहा था ना, वृक्षत्वावच्छेदन संयोग है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो व्यापवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। शाखावच्छेदन मूलावच्छेदन कहने का अर्थ हुआ अव्यापवृत्ति हुआ, किंचित देशावच्छेदन है, किंचित देशावच्छेदन नहीं है। किंतु जब हमको व्यापवृत्ति बनाना होता है, एक तो हम निर्वच्छिन्नम कह देते हैं, और कभी कभी अधिकरणता अवच्छेदक धर्म को ही अवच्छेदक शब्द से व्यवहार करते हैं। पृथ्वीत्वावच्छेदन रूप है, समझ में आई बात? हाँ, तो क्या हो गया? यस्य यद्रूपम् अधिकरणतावच्छेदकं तदवच्छिन्नम्, यस्य यद्रूपम् अधिकरणतावच्छेदकं तदवच्छिन्नम, तथा च निरवच्छिन्नम् इत्यर्थः। उसका तात्पर्य हो गया निरवच्छिन्नम, अर्थात वो हम है ना पृथ्वीत्वावच्छेदन पृथ्वी में रूपे कहने का अर्थ वो निरवच्छिन्न है। तो ध्वंसात्मक काल में जो अत्यंताभाव रहेगा वो अधिकरणतावच्छेदक रूपेण रहेगा, अर्थात निर्वच्छिन्न होकर के रहेगा, अर्थात व्यापवृत्ति उसका तात्पर्य है, ठीक। तथात्वमिति पूर्वेण अन्वयः, तथात्म के साथ अन्वय करना है, ठीक। ननु इदानीम् अश्वेनगत्वम् इत्यादि प्रतीतेः कालवृत्तितया अश्ववृत्तितया च गत्वाभावावगाहितया एव वृत्तौ देशस्य कालवृत्तितावच्छेदकत्वे मानाभावः। हाँ, अब देखो पहले जो प्रश्न उठाए थे उसी प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं। देश को कालवृत्तिता में अवच्छेदक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, करना होगा तो प्रतीति कैसे होगी? इदानीम अश्वे न गोत्तम कहा,
इदानीम अश्वे न गोत्वम। तो उसका अर्थ हम लोग यही समझते हैं कि क्या समझते हैं, तो इदानीम अश्वे न गोत्वम यहाँ पर अश्वावच्छेदेन इदानीम वर्तमान काले गोत्वा भावः इन प्रतीति हम लोग कर रहे हैं। तो अब वो कहेंगे कि इदानीम अश्वे न गोत्वम जो प्रतीति है, अभी हम लोगों ने कहा, ग्रंथकार ने कहा, उसके आधार पर वहाँ पर क्या होगा, देश अवच्छेदक बनेगा। वर्तमान काले अश्वावच्छेदेन गोत्वा भावः ये प्रतीति होगी। किंतु पूर्व पक्षी कहेगा कि देश को कालवृत्तता में अवच्छेदक बनाने में कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रतीति का अर्थ उस जो वाक्य है उसका क्या अर्थ करेंगे, तो एतद कालवृत्ति ही अश्ववृत्तिश्च गवात्यंता भावः, बस इतना ही कहेंगे, दोनों का अधिकरण बना देगा। हाँ, एतद कालवृत्ति ही दोष, एतद कालवृत्ति ही अश्ववृत्तिश्च गोत्वात्यंता भावः, ऐसा उसका अर्थ करेंगे। वहाँ पर देश को अवच्छेदक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं मान लेंगे, वो प्रश्न उठा रहे हैं। ननु इदानीम अश्वे न गोत्वम इत्यादि प्रतीतेः कालवृत्तितया अश्ववृत्तितया च गोत्वा भावावगाहितया एव उपपत्तौ देशस्य कालवृत्तावच्छेदकत्वे मानः। समझ में आई बात? हाँ, देशस्य कालवृत्तावच्छेदकत्वे मानः इत्यतः देश इति। हाँ, इसलिए कहा कि देशे कालस्यैव, है ना, जैसे देश वृत्तता में काल अवच्छेदक होता है, उसी प्रकार से कालवृत्तता में देश अवच्छेदक होता है। यदि आप देश का अवच्छेदक नहीं बनाएंगे तो फिर काल क्यों अवच्छेदक बनाएंगे? काल तो कालो भी अवच्छेदक न स्यात्। तो यथा काल अवच्छेदकः भवति देशवृत्ततायां तथैव कालवृत्ततायां देशो भी अवच्छेदकः भवति। इव अर्थः सादृश्यम्। इव को है ना, इव अर्थ सादृश्यम यही हो ना, ये शब्द का तत्स अनुभूयमानत्वेन। सादृश्यम केंद्र रूपेण, जब भी सादृश्य आया तो क्या पूछना है, केंद्र रूपेण। ठीक, वैशिष्ट्य में आए तो केंद्र संबंधेन, सादृश्य में आए तो केंद्र रूपेण अनुभूयमानत्वेन। यथा कालस्य अवच्छेदकत्वम् अनुभूयते तथैव देशस्य अवच्छेदकत्वमपि अनुभूयते। तथा च अनुभव एव देशस्य कालवृत्तावच्छेदकत्वे मानम्। हाँ, अनुभव एव देशस्य कालवृत्तावच्छेदकत्वे मानम्। अन्यथा गृहे नेदानीं कौ इत्यादि प्रत्ययबलात् गृहादिदेशस्य गवात्यन्ताभावत्तायामपि कालः न अवच्छेदकः स्यात्। हाँ, नहीं तो नेदानीं गृहे गौ, वहाँ पर भी वहाँ हम क्या करते हैं, अभी हमने एक उदाहरण लिया था, है ना, वहाँ हम मतलब गृहे एतत् कालावच्छेदेन गवात्यन्ता भावः, तो काल को हम अवच्छेदक बनाते हैं। काल को अवच्छेदक बनाने वाली प्रतीति होती है। तो यदि देश को आप अवच्छेदक नहीं बनाते हैं तो काल भी अवच्छेदक न हो जाए, वहाँ पर हम कहेंगे एतत् कालवृत्ति गृहवृत्तिश्च गवात्यन्ता भावः, उसी से निर्वाह हो जाएगा। ठीक, अन्यथा गृहे नेदानीं गौ इत्यादि प्रत्ययबलात् गृहादिदेशस्य गवात्यन्ताभावत्तायामपि कालः न अनवच्छेदकः। वो नहीं, वो नावच्छेदक, न ज़्यादा होगा, नावच्छेदकः स्यात्। हाँ, नावच्छेदक, हाँ, वो न ज़्यादा सब गया उसमें, है ना। हाँ, अवच्छेदक न स्यात्, वो अवच्छेदक होता है किंतु अवच्छेदक न होने लगे। तत्रापि गवाभावे गृहवृत्तित्व एतत् कालवृत्तित्व भयावगाहितायाः। हाँ, एतत् कालवृत्ति गृहवृत्तिश्च गवात्यन्ता भावः, इतना ही कह दो, उसी से काम चलेगा जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो। ठीक, ननु एवं प्रतियोगी वैयधिकरण्य घटितस्य अप्यप्यवृत्तिशाब्दिकस्थलीय लक्षणस्य कालो गोमान गोत्तादि इत्यादि अतिव्याप्तिरेव। तो यथा बता ये चर्चा हुई कि देश वृत्ता में काल अवच्छेदक होता है, काल वृत्ता में देश अवच्छेदक होता है, अनुभवी उसमें प्रमाण है। ठीक है, तो द्वितीयकार ने जो व्याख्या किया मूल में उसको उन्होंने थोड़ा स्पष्ट किया। ठीक, अब प्रश्न आया कि प्रतियोगी वैयधिकरण से घटित, है ना, प्रतियोगी वैयधिकरण से घटित जो अव्यावृत्ति शादी का स्थलीय लक्षण है, उस लक्षण की तथापि कालो गोमान गोत्तादि अतिव्याप्ति होती रहेगी। उसी को वारण करने के लिए सब प्रयास चल रहा है, तो अतिव्याप्ति का वारण नहीं होना। क्यों? अब देखो, कालो गोमान गोत्वाद में हेतु हो गया गोत्व, हेतु अधिकरण महाप्रलय। तो उस महाप्रलय में हम क्या लेंगे, गवात्यन्ता भाव, साध्य का भाव लेना है, क्योंकि अब अत्यंता भाव करने में कोई विरोध तो मिल तो जाएगा अत्यंता भाव, किंतु उस अभाव का प्रतियोगी वैयधिकरण भी तो होना चाहिए। तो प्रतियोगी वैयधिकरण होने का अर्थ है अभाव के प्रतियोगी, है ना, अभाव जिस अधिकरण में रहे वहाँ प्रतियोगी को नहीं रहना चाहिए। समझ में आई बात? अब गवात्यन्ता भाव काल में तो रहता है, प्रलय काल में, किंतु वो गवात्यन्ता भाव तो तीनों काल में, तो प्रलय काल में जब रहेगा तो इसका अर्थ होगा प्रलय कालावच्छेदेन न रहेगा, क्योंकि प्रत्येक जब जिस काल में सृष्टि काल में गो भी है और गवात्यन्ता भाव भी है, महिष्यादि अवच्छेदेन,
अभाव के रहने में कोई विरोध नहीं है, किंतु वो अभाव क्या हो जाएगा? प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया। प्रतियोगी अधिकरण वृत्ति है कि नहीं? गवात्यंता कैसा है? गवात्यंता का प्रतियोगी जो गो उसका जो अधिकरण सृष्टि काल उसी में ना गवात्यंता रहता है, तो प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया। तो प्रतियोगी व्यधिकरण यद्यपि हेतुअधिकरण वृत्ति अभाव करके साध्याभाव मिल गया, अत्यंताभाव मिल गया, किंतु वो अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण हो गया। अतः पुनः अभी साध्याभाव न लक्षण घटक, तो अतिव्याप्ति का वारण तो नहीं होगा, अतिव्याप्ति बनी रहेगी। ये हुआ प्रश्न। नन्नैवं प्रत्येकवैदिकरण घटितस्य अव्यप्रवृत्ति सात्विक स्थलीय लक्षणस्य कालो गुमान गोत्तादित्यतो अतिव्याप्तिरेव। हाँ, गवाद्यभावस्य सृष्टिकाले प्रत्येकी समानाधिकरणतया तल्लक्षणा घटकत्वात्। समझ, गवात्यंताभाव जो है वो सृष्टि कालावच्छेदन प्रतियोगी समानाधिकरण है। वो मुक्तावली में आया है ना, संयोगी सत्वात्। जब हम प्रत्येक व्यधिकरण का अर्थ करते हैं कि प्रत्येक अधिकरण में अवृत्ति होना चाहिए अत्यंताभाव को, तो संयोगी सत्वात् में जो संयोगाभाव है, गुण में संयोगाभाव तो रहेगा, किंतु संयोगाभाव का प्रतियोगी जो संयोग उसका अधिकरण तो द्रव्य है, उसी में संयोगाभाव भी रहता है, तो द्रव्यावच्छेदन वो प्रतियोगी समानाधिकरण है, इसलिए वहाँ साध्याभाव लक्षण घटक नहीं है। वो तो दोष हो जाता है वहाँ पर। समझ आई बात? तो यहाँ पर भी गवात्यंताभाव कैसा हो गया? गवात्यंताभाव का प्रतियोगी जो गो उसका जो अधिकरण सृष्टिकाल उसमें गवात्यंताभाव के रहने के कारण यह अभाव प्रतियोगी समानाधिकरण होगा। तो तथापि साध्याभाव न लक्षण घटक। सृष्टि गवाद्यभावस्य सृष्टिकाले प्रत्येकी समानाधिकरणतया तल्लक्षणा घटकत्वात्। अतः तच्छून्ये इति। इसलिए ग्रंथकार ने पहले उसको ध्यान में रखकर कहा तत्शून्य च काले तदभावस्य प्रतियोगी व्यधिकरणत्वात्, का प्रतियोगी शून्य जो काल होगा उसमें जो अत्यंताभाव रहेगा वो व्यापवृत्ति होगा। ठीक है, हाँ, प्रतियोगी व्यधिकरण होगा। व्यापवृत्ति होने का अर्थ वह प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाएगा। ठीक, गवादि शून्य इत्यर्थः। हाँ, तथा च यत्किंचित् हेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रत्ययोगी वैयधिकरण्यं यत् अग्रे वाच्यं हाँ, तस्य गवाद्यभावेपि सत्वात् न तत्रापि लक्षणे अतिव्याप्ति भावः। आगे जब हम लक्षण का परिष्कार करेंगे तो अभाव को प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए, इतना ही सीधा हम लोग नहीं कहते। यानी यत्किंचित् हेत्वधिकरणावच्छेदन वो प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाएगा तो वो लक्षण घटक हो जाएगा। तो वहीं पर जैसे संयोगी सत्वात् का हमने उदाहरण दिया, यद्यपि संयोगाभाव प्रतियोगी समानाधिकरण है, किंतु गुणावच्छेदन वो प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाता है, इसलिए प्रतियोगी नधिकरण हेत्वधिकरण वृत्ति अभाव हम लोग कहते हैं। ठीक, तो एक ऐसा अधिकरण मिल गया गुण जो प्रतियोगी का सर्वथा अनधिकरण है, तो प्रतियोगी नधिकरण हेत्वधिकरण वृत्ति अभाव होने के कारण संयोगाभाव यद्यपि प्रतियोगी समानाधिकरण है, किंतु हेत्वधिकरण गुणादि अवच्छेदन प्रतियोगी व्यधिकरण हो जाने के कारण वो लक्षण घटक हो जाता है। तो अतः हेत्वधिकरण सामान्यावच्छेदन अभाव का प्रतियोगी व्यधिकरण होने की आवश्यकता नहीं है। यत्किंचित जो हेत्वधिकरण है, जो व्यभिचार नियामक अधिकरण सामान्यतः लिया जाता है, तदवच्छेदन यदि अभाव प्रतियोगी व्यधिकरण हो तो लक्षण घटक हो जाता है। तो ये परिष्कार आगे हम करने वाले हैं, इसलिए ये बड़ी समस्या। यद्यपि गवात्यंताभाव प्रतियोगी समानाधिकरण है, किंतु प्रलयावच्छेद है ना, वहाँ तो प्रतियोगी नहीं है, वहाँ तो केवल शुद्ध अत्यंताभाव है, वहाँ तो प्रतियोगी व्यधिकरण है, व्यापवृत्ति है। अतः हेत्वधिकरणीभूत महाप्रलयावच्छेदन गवात्यंताभाव के प्रतियोगी व्यधिकरण होने के कारण साध्याभाव लक्षण घटक हो जाएगा, तो कोई दोष अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, तथा च यत्किंचित् हेत्वधिकरणावच्छेदेन प्रत्ययोगी वैयधिकरण्यं यद अग्रे वाच्यम तस्य गवाद्यभावे सत्वात् तार से प्रतियोगी वैयधिकरण गवाभाव में आ जाएगा। न तत्रापि लक्षणे अतिव्याप्ति भावः। ठीक, इसलिए कोई दोष नहीं। हो गया, आगे क्या है? अमूल है। हाँ, ठीक है, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।